हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं इतने दिन की छुट्टियों के बाद? कैसा लग रहा है भाई आपको? सुनील, राहुल, राशि, गोपी, शैलेंद्र, मानसी, कृष्णा, शिवानंद, रचना, क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं भाई? अच्छा, इन 6 दिनों में आपने केवल छुट्टी ही मनाई या कोई ऐसा बालक है जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर ली, या दिन में 2-4 घंटे वो निकाल लेता था पढ़ने के लिए? ऐसा है कोई बालक? ऐसे कितने बालक हैं जिन्होंने कतई किताब खोल के नहीं देखी, कुछ भी नहीं पढ़ा? और ऐसे कितने बालक हैं जो ज्यादा ना सही पर डेली 2 से 3-4 घंटे निकाल लेते थे पढ़ने के लिए? है कोई? ज्योमेट्री की सभी शीट्स 2 टाइम्स कर ली सुमित ने, वेरी गुड। अच्छा पंकज जी। तब बेरोजगारों क्या दिवाली? 5-6 परसेंटेज प्लस जो इतनी दिनों की छुट्टी आती है, अगर चाहते तो पूरी ज्योमेट्री और पूरी परसेंटेज का रिवीजन कर सकते थे, अगर आप चाहते तो। अगर किसी की क्लासेस पेंडिंग थी तो पेंडिंग क्लासों को पूरा कर सकते थे, ये सब चीजें कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। चले शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, हम लोग कर रहे हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की है 10वीं शीट, ठीक है ना? टोटल ज्योमेट्री में 15 शीट है, और आज मैं ज्योमेट्री की 11वीं शीट शुरू करूंगा। ठीक है जी, और वो ट्राइंगल की आखिरी क्लास होगी, ट्राइंगल की। चलिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने आपको पढ़ा दिया पिछली क्लास में। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या होती है स्पेलिंग आइसोसेलेस? ठीक है भाई। बहुत सिंपल और बेसिक सी बात है, कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अभी आज ही खत्म करेंगे, आज ही शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों? अब सभी लोग जानते कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। एक ऐसा ट्राइंगल मेरे प्यारे भाई जिसकी दो साइड बराबर हो, उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। जैसे कि आपको यहां पर दिखाया गया है कि भाई ये ट्राइंगल एबीसी ऐसा है, इसके दो साइड ए बी और ये ए सी बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर। ये साइड स्मॉल ए है तो ये भी स्मॉल ए है। तो बच्चों कैसा ट्राइंगल हो गए? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। मैं आपको पहले ही सब कुछ पढ़ा चुका हूं, दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो इसलिए जल्दी जल्दी बताऊंगा। अगर मैं इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डालता हूं, ये एडी परपेंडिकुलर डालता हूं, एडी, ये जो लाइन एडी है ये बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन एडी है ये बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है मेरे दोस्तों। तो ये लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो यहां पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दो दो ट्राइंगल एडीबी और ये एडीसी, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, सर्वांग सम। ये दोनों कोण बराबर होंगे, थीटा थीटा। जब ये दोनों कोण बराबर है मेरे प्यारे भाई, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला। यानी कि ये लाइन क्या बन जाएगी? एंगल बाइसेक्टर। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये लाइन एल्टीट्यूड भी है, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है। ये दोनों त्रिभुज जो है ट्राइंगल एडीबी एडीसी सर्वांग सम है। तो बीडी जो है, ये जो बीडी है, बीडी किसके बराबर आ जाएगा? बीडी जो है आपका डीसी के बराबर होगा। ये लाइन आपकी मीडियन भी है। गौर से देखा जाए तो ये जो लाइन है एडी, ये बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, बीसी का बाइसेक्टर भी है। तो ये लाइन बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, लंब समद्विभाजक भी है। तो अगर आप गौर से देखो मेरे प्यारे भाई, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में यही लाइन एडी एल्टीट्यूड है, यही लाइन एडी एंगल बाइसेक्टर है, यही माध्यिका है, यही लाइन बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के चारों सेंटर, यानी कि इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड
और सरकम सेंटर, चारों सेंटर इसी लाइन पर होते हैं, चारों सेंटर इसी लाइन पर होंगे। वह इक्विलेटरल ट्रायंगल में खास बात क्या है कि चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके चारों सेंटर एक ही जगह होंगे, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर। लेकिन मेरे प्यारे भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल में चारों सेंटर अलग अलग होंगे, लेकिन चारों सेंटर होंगे इसी लाइन पर। कि इन सेंटर कहां होता है? एंगल बाइसेक्टर के खींचने से। तो ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, इन सेंटर इसी पे आना चाहिए। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जहां ट्रायंगल की तीनों एल्टीट्यूड हाइट काटती हैं, ये त्रिभुज की हाइट भी है, तो ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र यही होना चाहिए। सेंट्रॉइड केंद्रक कहां होता है? जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मीडियन काटती हैं, तो लाइन आपकी मीडियन भी है, सेंट्रॉइड यही होना चाहिए। सरकम सेंटर क्या होता है? जहां त्रिभुज की तीनों साइड के लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, ये लाइन एडी बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, तो यानी कि सरकम सेंटर इसी पर होना चाहिए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में चारों सेंटर्स इसी लाइन पर होंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, चारों सेंटर्स एक ही लाइन, इसी लाइन पर होंगे। और ये लाइन क्या होगी? अनइक्वल साइड पर हाइट। तो समद्विबाहु त्रिभुज के चारों सेंटर एक जगह नहीं होते, इक्विलेटरल ट्रायंगल के चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में चारों सेंटर इसी एक लाइन पर होंगे, बट अलग अलग होंगे। ये बात सभी को क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, मैं आपको दोबारा से रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है ना। जो बच्चे घर से पहले पढ़ के आते हैं उनके लिए चीजें बहुत आसान है। नेक्स्ट अगला कंसेप्ट दोस्तों, हम आपके सामने एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी दोनों भुजाएं बराबर है, स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो मैं यहां से अगर परपेंडिकुलर डालूंगा मेरे प्यारे भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये जो लाइन है एडी, ये हाइट भी होगी मेरे दोस्तों, ये मीडियन भी होगी। ये लाइन एडी साइड बीसी की माध्यिका भी होगी मेरे दोस्तों, ठीक है ना। क्यों होगी माध्यिका? क्योंकि दोनों ट्रायंगल एडीबी और एडीसी सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं। चुपचाप पढ़ते रहिएगा ध्यान से। चलो, अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई, तो अगर ये लेंथ स्मॉल बी है तो ये भी बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। अगर ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा कि नहीं भाई? अगर मैं इसको 2b मान लेता हूं, पूरी लेंथ 2b, तो आधा आधा हो जाएगा स्मॉल बी और स्मॉल बी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों एक बात जवाब दो, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट यानी कि h। तो अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल की बात करूं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? जवाब दो, सभी बच्चे जवाब देंगे। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इसका आधार क्या है? इसका आधार है ये लाइन। मैंने इसको 2b मान लिया कि माना ये 2b है, तो आधा आधा हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो 1/2 आधार है 2b और इसके ऊपर हाइट कितनी है? h। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो एरिया कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? हटा दूं, मैं मिटा दूं, b गुणा h। एरिया आ जाएगा भाई 2 से 2 कट जाएगा, b गुणा h। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है, अगर किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है, अगर किसी भी, हमारे दोस्त की भी शादी हो रही है, एरिया निकालना है समद्विबाहु त्रिभुज का, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो सिंपल सा इन दोनों की बच्चों क्या कर देनी है आपको? इन दोनों की आपको सिंपल सी मल्टीप्लाई कर देनी, आ जाएगा। ये क्या है? b और ये है h, इन दोनों की गुणा कर देंगे, सीधा सीधा एरिया आ जाएगा। सभी को कंसेप्ट समझ में आया? शॉर्टकट समझ में आया? ठीक है भाई। अगर आपको किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो सीधी सीधी ये क्या है? ये बेस का आधा, ये बेस का आधा ही तो है, 1/2 बेस और ये हाइट। इन दोनों की सीधी सीधी क्या कर दो बच्चों? मल्टीप्लाई। इन दोनों की गुणा कर देंगे तो आपका एरिया आ जाएगा डायरेक्ट।
ठीक है बच्चों। अब आप बोलोगे सर हाइट कैसे निकालेंगे? तो हाइट तो मेरे दोस्तों यहां आप निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से। ये राइट एंगल देखो 90 के सामने स्मॉल ए है, ये बी है, तो हाइट कितना है पाइथागोरस से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा जी आपका एरिया। बोलो बात क्लियर है? हाइट पता लग गई तो आप एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। अब मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछूंगा, आप मुझे इसका जवाब भी दीजिएगा बड़े प्यार से, कि एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं एक त्रिभुज की भुजाएं 41 41 और 40 है, तो बताओ उसका एरिया क्या होगा? जवाब दीजिएगा। 41 41 और 80 है, 80 एरिया क्या होगा? ये मेरा सवाल है आपसे। एक त्रिभुज की भुजाएं 41 41, मैंने 2b माना है हेमंत बेस को, 41 41 और 80 हैं, तो बताओ उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। करिए, मैं आपको सॉल्व करने के लिए समय दे रहा हूं 2 सेकंड का। बनाओ। एक त्रिभुज की भुजाएं 41 41 और 80 हैं, उसका एरिया क्या होगा? तो ऐसा नहीं कि इसका एरिया निकालने के लिए आप हीरोज फॉर्मूला लगाओ। ये कैसा ट्राइंगल है? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका एरिया बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। दो साइड तो बराबर है 41 41, क्लियर। तीसरी साइड कितनी है बच्चों? 80। आपको निकालना है एरिया, तो स्टूडेंट आप यहां से डालेंगे परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो बेस बाइसेक्ट हो जाएगा। अब बेस है 80, तो 80 का आधा हो जाएगा भाई, ये 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों यहां पे लग जाएगा ट्रिपलेट, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये 40 से 41 तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 40 41 ट्रिपलेट होता है बच्चों, ये 9 40 41 ट्रिपलेट होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब एरिया क्या आएगा? इन दोनों की सीधी सीधी गुणा कर दो, एरिया आ जाएगा इन दोनों की सीधी सीधी गुणा, 40 निम्मा 360, तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 360। समझ में आ गई? कुछ है ही नहीं मेरे दोस्त इस सवाल में, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल में मेरे प्यारे भाई ये दोनों साइड बराबर होती है, उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है जी। चलो 360 आएगा बेटा एरिया, 40 की और इन 9 की गुणा कर देते हैं, सीधी सीधी शॉर्टकट है एरिया निकालने का, ठीक है बच्चों। चलो सवाल इस पे, सवाल पहला क्वेश्चन 24 में से बताएं। चंद्रमोहन रिवाइज करो पिछला बेटा। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में, इसका मतलब आपको पीछे का कुछ भी याद नहीं और आप सब कुछ भूल चुके हैं, आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत है। सब कुछ पहले पेज से दोबारा पढ़ना शुरू करो। कोई ऐसी तोप नहीं था इसमें? छोटे छोटे बालक कर लेते हैं बेटा चंद्रमोहन, ये 8वीं 9वीं क्लास के। ट्रिपलेट ट्रिपलेट याद है कि नहीं? ट्रिपलेट 9 40 41 चंद्रमोहन याद है ट्रिपलेट? सवाल को देख के कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, सवाल को देखकर कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, पेपर का पूछा हुआ सवाल है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 125 है, आधार 33 है, तो समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है सवाल में। हम जानते परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, किसी भी त्रिभुज का पेरीमीटर मतलब तीनों भुजाओं का योग, ये होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां पे देखो समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो भुजाएं बराबर हैं। बोला इसका परिमाप 46 है, परिमाप 125 है, बेस 33 है 33, तो समान भुजाओं की लंबाई क्या आएगी? परिमाप 125 है, 125 में से आप 33 घटाओगे तो इन दोनों भुजाओं का योग आ जाएगा। दोनों भुजाएं बराबर है, दोनों भुजाओं की लंबाई क्या आएगी? बराबर होनी चाहिए, आधा आधा। 125 माइनस 33 92, 92 का आधा 46,
तो 46 सेंटीमीटर आएगी प्रत्येक भुजा की, बराबर भुजा की लंबाई। ये भी 46 होगी, ये भी 46 होगी, ये 33 होगा। तीनों को जोड़ेंगे 125 आएगा। प्री के पेपर में सवाल आया हुआ है, ऐसे सवाल प्री के पेपर में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 25। जी, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी एसी के बराबर है और एडी एंगल एबीसी 35 है। एडी कोण एबीसी बराबर 35 डिग्री वाले आधार बीसी की माध्यिका है। पूछा है एंगल बीएडी क्या होगा। जी बच्चों, बहुत बेसिक सवाल लग रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बोला है एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें एबी एसी के बराबर है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये एबी और एसी दोनों बराबर भुजाएं हैं। एंगल एबीसी यानी कि ये वाला कोण बच्चों आपको 35 डिग्री बोला है, 35 डिग्री बोला है। एडी इज द मीडियन ऑफ बेस बीसी। एडी जो है बेस बीसी की माध्यिका है। तो माध्यिका क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो बेस को दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड करती होती है, माध्यिका। ये जो लाइन है एडी बेस बीसी की मीडियन है। मीडियन का मतलब ये हाफ ऑफ हो जाएगा मेरे दोस्तों। और आप जानते हैं कि अगर ये माध्यिका है तो ये बात क्लियर होगी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर ये लाइन मीडियन है तो यही लाइन आपकी एल्टीट्यूड भी होगी। ये एंगल 90 डिग्री का होगा। यही लाइन आपकी परपेंडिकुलर भी होगी। समद्विबाहु त्रिभुज में चारों काम ये एक ही लाइन करती है। ये दिया नहीं है, आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर ये लाइन मीडियन है तो यही लाइन एल्टीट्यूड भी होगी, हाइट भी होगी बीसी की। बोला एंगल बीएडी ये कितना आ जाएगा? ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया एडीबी। ये 90 डिग्री, ये 35 से तो कितना बचा? 90 में से 35 घटाएंगे 55 डिग्री। तो 55 डिग्री सवाल का आंसर था। बी ऑप्शन मेंस के पेपर का सवाल है। ठीक है, उस जमाने में मेंस का था, आज के हिसाब से प्री लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों, क्या उत्तर है भाई साहब इस सवाल का? सवाल आपका सीचसेल टीयर 1 के पेपर में आया 2022 में, करके बताइए। करो नेक्स्ट। जल्दी करेंगे। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एमएनपी जिन इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। इस लाइन का मतलब समझते हैं। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल एमएनपी एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। एमएन और एमपी 16√5 है, एनपी की लंबाई 32 है। तो आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस यानी कि त्रिज्या क्या है। इंस्क्राइब का मतलब होता है कि एक सर्कल के अंदर बना है समद्विबाहु त्रिभुज। एक समद्विबाहु त्रिभुज एमएनपी जो है एक वृत्त में बना है। वृत्त में का मतलब वृत्त के अंदर बना है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों जो एक सर्कल के अंदर बना है। सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का मतलब अंदर होना। और अंदर इस प्रकार से कि त्रिभुज के जो तीनों वर्टेक्स हैं वो सर्कल की परिधि पे आते हैं, इस प्रकार से। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है एमएनपी जो एक वृत्त में बना हुआ है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों भुजाएं जो हैं ये बराबर है। ठीक है जी। एमएन की लंबाई 16√5 है, एमपी की लंबाई भी 16√5 है। और आपसे बोला है एनपी 32 है, एनपी की लंबाई 32 है। आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस क्या है, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या है, कैसे करेंगे। हाँ जी, आप एकदम लाइव हैं। टीना, संजीत, इन रेडियस और सरकम रेडियस अब बताओ क्या है ये आपसे सर्कल की रेडियस पूछी। जो सर्कल है ये इस ट्राइंगल का सरकम सर्कल यानी कि परिवृत्त है। क्या है मेरे दोस्तों? ये जो सर्कल है इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर गुजर रहा है। ये सर्कल इस त्रिभुज का सरकम सर्कल है और सरकम सर्कल की रेडियस होती है एबीसी बटे 4 डेल्टा। कैपिटल आर बराबर एबीसी बटे 4 डेल्टा। सरकम सर्कल की जो रेडियस है वो एबीसी बटे 4 डेल्टा है। यानी कि मुझे इस सवाल की तीनों साइड दी हैं, मुझे केवल एरिया निकालना पड़ेगा। तो भाई तीनों साइड, एक साइड 16√5, दूसरी साइड भी 16√5, तीसरी साइड है 32 बटे 4 डेल्टा।
यानी कि एरिया मुझे निकालना है। मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या तरीका सिखाया कि आप यहां से परपेंडिकुलर डालो। जब आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा आधा आधा। अगर ये 32 है तो 32 का हाफ हाफ हो जाएगा, ये भी 16 ये भी 16। तो आप मुझे बताओ पाइथागोरस से हाइट क्या आ जाएगी। ये 16 का एक गुना है, ये 16 का √5 है, तो 16 तो आएगा ही आएगा, 16 तो आएगा ही आएगा। अब √5 में से √5 और 1 पे पाइथागोरस लगाएंगे, √5 और 1 पे। 16 की गुणा यहां भी है, 16 यहां भी है, तो √5 और 1 पे लगाएंगे ना पाइथागोरस से, क्या आएगा 5 माइनस 1 4 का √2, ये आएगा 32। तो एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा जी इन दोनों की गुणा। एरिया का शॉर्टकट क्या सिखाया मैंने, एरिया का शॉर्टकट सिखाया कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की। तो एरिया आ जाएगा 16 गुणा, ये कितना आ गया, हाइट 32 है, 16 गुणा 32। ये 32 से 32 कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, 4 से 16 4 बार कटेगा, √5 गुणा √5 5 हो गया, 4 पंजे 20। तो 20 सेंटीमीटर इस सर्कल की रेडियस है। पहला ऑप्शन आंसर है, ए ऑप्शन 20। क्यों भाई पंकज क्या हुआ, सीएचएसएल टीयर 1 का सवाल है। अब आप मुझसे उम्मीद करो कि इससे आसान सवाल कुछ आता है पेपर में, नहीं। ये पेपर में सबसे इजीएस्ट सवालों में काउंट होता है बेटा। करना पड़ेगा आपको, कम से कम ये करना पड़ेगा, इससे नीचे कुछ पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए नहीं है। आपको नौकरी चाहिए तो न्यूनतम इस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। सीएचएसएल का पेपर तो 12वीं लेवल पे ही होता है ना, हायर सेकेंडरी लेवल 12th लेवल पे। 12th लेवल के पेपर का मामूली क्वेश्चन है ये। आगे चलेंगे, ये बताओ अगला टाइप बच्चों, अगला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप पे बच्चों मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 सवाल। सवाल नंबर 27 करके बताइए जी क्या उत्तर होगा। 27 नंबर प्रश्न बताओ। देखो 27 और 28, 2 सवाल मैं आपको करवाऊंगा और ये दोनों सवाल सॉल्व होंगे हिट एंड ट्रायल से, हिट एंड ट्रायल के मेथड से। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC 13 सेंटीमीटर है। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइएगा। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC की जो लंबाई है वो 13 है। साइड AB की लंबाई भी 13 है, AC की लंबाई भी 13 है। बोला AD A से BC पर इस प्रकार खींची गई माध्यिका है कि AD 12 है। AD जो है वो पॉइंट A से BC पर इस प्रकार खींची गई माध्यिका है कि AD 12 है। तो ये AD जो है माध्यिका है मेरे दोस्तों। AD की जो लंबाई है 12 है, आपसे पूछा है BC की लंबाई क्या होगी, ये 12 है, BC की लंबाई आपसे पूछिए। करो बेटे, क्या आप नहीं कर सकते। अगर ये 12 है, ये लाइन AD माध्यिका है तो परपेंडिकुलर भी होगा ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। साल में दिया नहीं था, खुद पता लगाना पड़ेगा कि अगर ये लाइन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये लाइन मीडियन है, ये परपेंडिकुलर भी होगी। अब 90 के सामने 13 ये 12 तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। ट्रिपलेट लग गई भी 5 हो जाएगा। तो BC की लंबाई हो जाएगी 10, 5 5 10 सेंटीमीटर। आंसर 5 12 13 का ट्रिपलेट। आप बोलोगे हां जी सर बहुत आसान सवाल, ये करके बताएंगे। सवाल नंबर है 28। बेहतरीन क्वेश्चन करो बच्चों। इस सवाल 28 में 2 क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको दोनों ही सवाल करवाऊंगा, ध्यान से सुनेगा। हिट एंड ट्रायल के तरीके से होगा। क्या बोला गया है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 20 है और परिमाप 100 है, त्रिभुज का एरिया बताओ। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है, एरिया बताओ। देखो जैसे मैं मान लिया ये एक ट्रायंगल है ABC, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों साइड बराबर है, यानी कि जो AC की लंबाई है वही AB की लंबाई है, समद्विबाहु त्रिभुज है।
इसकी ऊंचाई 20 है। जब हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई का मतलब है कि नॉन इक्वल साइड पर जो भुजा बराबर नहीं है, जो भुजा बराबर नहीं है, भाई ये दोनों तो बराबर है, ये बीसी बराबर नहीं है, बीसी अलग है, नॉन इक्वल साइड है, असमान भुजा है, इस पर जो परपेंडिकुलर है एडी, उसकी लंबाई मेरे दोस्तों 20 है। 20 परिमाप 100 है, एरिया बताओ। दो तरीके करने के, पहला तरीका हिट एंड ट्रायल यानी कि अंदाजे से सॉल्व करना, बिना सॉल्व करे ही आंसर निकाल लेना। आप कहोगे सर कैसे? सवाल के सारे आंसर इंटीजर हैं। जब सवाल के आंसर इंटीजर हैं, एरिया इंटीजर में आ रहा है, तो यहां पर कोई ट्रिपलेट सेट किया गया होगा। होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, एडी हाइट है तो ये मीडियन भी होगा, ये मीडियन भी होगा। परिमाप 100 है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग 100 है। इसको 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 जोड़ने पर 100 आना चाहिए। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग 100 सेंटीमीटर है। अगर परिमाप 100 है, देखो जैसा एडी के राइट साइड में है वैसा ही लेफ्ट साइड में है। अगर परिमाप 100 है, इन तीनों भुजाओं को जोड़ के 100 आ रहा है, तो आधा तो 50 होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का योग, इसका और इसका जोड़ के कितना आना चाहिए? 50 आना चाहिए कि नहीं? अगर तीनों भुजाओं का योग 100 है, परिमाप 100 है, तो भाई जैसा एडी के राइट में वैसे ही लेफ्ट में, तो इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? इसको और इसको 50। भाई इनको जोड़ के 100 का आधा आएगा 50, इनको जोड़ के 50 आएगा, पूरा जोड़ोगे 100 हो गया, 50 50 100। तो आपको एक ऐसा ट्रिपलेट ढूंढना है जिसमें एक भुजा 20 आती हो और इन दोनों को जोड़ के 50 आता हो, कि ये 50 होगा, इन दोनों का योग 50 होगा, सारा जोड़ के 50 50 100 हो जाएगा। सोचो 20 का ट्रिपलेट एक दिमाग में आता है कि ये होगा 20 15 25। कहीं ऐसा तो नहीं 15 हो ये 25 हो, लेकिन 25 और 15 तो 40 होता है, यानी कि ये तो ट्रिपलेट बना नहीं भाई, ये तो 50 बनना चाहिए। तो 20 का और कौन सा ट्रिपलेट दिमाग में आता है जिसमें एक भुजा 20 हो? ये 20 होनी चाहिए। तो 20 का एक और आता है दिमाग में, 20 21 29। गौर से देखो तो 21 प्लस 29 कितना हो गया? 50 हो गया, यानी कि 21 है मेरे प्यारे भाई और ये 29 है। समझ में आए? 21 है और ये 29 है। 21 और 29 को जोड़ूंगा 50 आएगा। ये 21 है, ये 29 है, 21 और 29 को जोड़ूंगा मेरे दोस्तों 50 आएगा। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। ठीक है जी। अब यहां पर दो सवाल बनते हैं। पहला सवाल तो यहां पे ये बन सकता था कि समद्विबाहु त्रिभुज की इक्वल साइड की समान भुजाओं की लंबाइयां क्या हैं। इस समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई क्या है? तो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई है 29। दूसरा सवाल यहां से पूछा गया एरिया। एरिया निकालने का शॉर्टकट क्या है? इन दोनों की सीधी सीधी गुणा, 20 गुणा 21 420। 420 सवाल का आंसर है, जो कि सी ऑप्शन हो जाएगा 420। समझ में आया? किसी बच्चे को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर अगर हमको ये सवाल हमने क्या हिट एंड ट्रायल से, अगर हमको ट्रिपलेट याद ही ना हो और हम पेपर में हमको ट्रिपलेट याद ही ना आए, या पेपर में ट्रिपलेट सेट ही ना कराओ, अगर एग्जामिनर ने इस सवाल के आंसर अंडर रूट में दे दिए और ट्रिपलेट सेट ही नहीं किया, तो इसका मतलब मेरे दोस्तों हमको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर ने ट्रिपलेट सेट ही नहीं किया, अंडर रूट में आंसर दे दिए, तो हमको बेसिक से करना पड़ेगा। तो इस सवाल को करने का बेसिक मेथड क्या है वो भी जानना जरूरी है। तो मैं आपको दोनों जो है समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, फटाफट फटाफट। कैसे? हमेशा ट्रिपलेट ही होगा। देखिए अगर आंसर इंटीजर है तो तभी आएगा जब ट्रिपलेट होगा। अगर आंसर इंटीजर नहीं है, रूट में या दशमलव में आंसर है, तो ट्रिपलेट सेट नहीं है। पर आपको बेसिक से करना पड़ेगा। वो बेसिक तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं, दोनों जानने जरूरी हैं। लेकिन 90% चांस है, 90% 99% कि पेपर में ट्रिपलेट ही होगा। 1-8% जब एग्जामिनर की अपनी बीवी से लड़ाई हो जाए, वो गुस्से में उल्टा सीधा बिना ट्रिपलेट वाला सवाल भी सेट कर सकता है। ठीक है ना? 99% ये चांस है कि वो ट्रिपलेट ही सेट करके देगा और आप चुटकियों में कर लोगे।
चलो बेसिक से कैसे करेंगे भाई, आइसोलेस ट्राइंगल है तो दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ये स्मॉल है ये स्मॉल है, होंगी कि नहीं बराबर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही होंगी बराबर। अब ये पेरीमीटर, ये जो है एडी हाइट है, अब एडी हाइट है मेरे दोस्तों 90 डिग्री, तो ये मीडियन भी होगी लाइन, आप बोलोगे हाँ सर मीडियन भी होगी। तो भाई अगर ये लेंथ स्मॉल बी है तो ये भी तो स्मॉल बी हो जाएगा, ये लेंथ स्मॉल बी है बच्चों तो ये भी तो स्मॉल बी हो जाएगा, हो जाएगा। तो बताओ परिमाप क्या हो गया? पेरीमीटर। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, जब मैं तीनों भुजाओं को जोड़ूंगा ए जमा ए 2a और बी जमा बी 2b, तो पेरीमीटर आएगा 2a प्लस 2b, पेरीमीटर आएगा 2a प्लस 2b यानी कि 100, यह आएगा पेरीमीटर जोड़ूंगा जब भाई a जमा ए 2a और b जमा b 2b, तो 2a प्लस 2b 100 आ गया, तो a प्लस b कितना आ गया 50, 100 बटे 2 50, ये 50 आ गया। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ट्राइंगल की हाइट, हाइट मेरे दोस्तों अब देखो ध्यान सुनिएगा, ये 90 डिग्री है तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, पाइथागोरस। अगर मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो पाइथागोरस से 90 डिग्री के सामने a है, हाइपोटेनस से b है, ये 20 है, तो पाइथागोरस से आप मुझे खुद ही बताओ कि पाइथागोरस से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कि नहीं पाइथागोरस से? अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाऊं तो 90 डिग्री के सामने a हाइपोटेनस है कर्ण, ये b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर बनेगा? 20 स्क्वायर के बनेगा पाइथागोरस से। भाई a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, और अगर मैं बी स्क्वायर को धर लाऊं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा? 20 का स्क्वायर। अब आप मुझे खुद बताओ, हमने आपको पढ़ाया है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी गुणा a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और बराबर हो गया जी 20 का स्क्वायर 400। 20 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे? 400 हो गया कि नहीं हो गया? 20 का स्क्वायर 400, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप हमें खुद बताओ कि a प्लस बी कितना है, यहां से a प्लस बी कितना है? a प्लस बी 50 है, तो a प्लस बी की जगह मैं 50 रख सकता हूं। एलजेब्रा भी लग रहा है बेटा बहुत हल्का सा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? 50, मैंने 50 रख दिया, 50 से 400 कट गया 8 बार, तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों यहां से 8, तो a प्लस बी का मान 50 आ गया, a माइनस बी का मान 8 आ गया। दो संख्याओं का योग पता है, दो संख्याओं का डिफरेंस पता है, तो a का मान क्या होगा? मैंने आपको सिखाया है कि अगर हमें दो संख्याओं का सम पता है, दो संख्याओं का डिफरेंस पता है, तो बड़ी संख्या होती है जोड़ के आधा कर दो। a का मान आएगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 50 और 8 58, 58 का आधा 29। b का मान आएगा, घटा के आधा कर दो, घटाइए भाई, 50 में से 8 घटाएंगे, 50 में से 8 घटाएंगे मेरे दोस्तों 42, 42 का आधा 21, तो a का मान 29 आ गया, b का मान 21 आ गया, ये आ गया मजदूरों वाला तरीका। तो b जो है ये आपका 21 आ गया, और ये अगर लेंथ आपकी 21 आ गई है तो एरिया क्या होगा? एरिया होता है इन दोनों की गुणा, सीधी सीधी गुणा करेंगे, 21 गुणा 20 आ गया 420, 420 सवाल का आंसर है। ये है बेसिक तरीका। अब जिसको बेसिक भी ना आए, जिसको ये भी हिट एंड ट्रायल भी ना आए समझ में, बेसिक भी ना आए समझ में, इसका मतलब यह है कि उसने ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी है और उसको समझ में आने का कोई हक नहीं है। कृपया ऐसे बालक भाड़ में जाए, ठीक है ना? लेंदी नहीं है मेरे दोस्त, बिल्कुल लेंदी नहीं है। ये तब काम आएगा जब सवाल का डाटा ट्रिपलेट पे सेट नहीं हो रहा होगा और अंडर रूट वगैरह में दिया होगा, ठीक है ना? 99% वो ट्रिपलेट सेट करके ही देगा और आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओनली बी मानोगे तो अंजलि ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लिखने में। अगर आप इस पूरी भुजा को बी मानोगे तो ये बी बटे 2, ये बी बटे 2 लिखना पड़ेगा, फिर पाइथागोरस लगाओगे तो लेंदी हो जाएगा बेवजह का। कैलकुलेशन कम रहे इसलिए मैंने इसको बी मान लिया, इसको बी मान लिया, दोनों बराबर हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 29 ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करना। 29 नंबर सवाल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। अगला क्वेश्चन,
सवाल नंबर है 30 आपके सामने, बताओ। 29वां खुद से ट्राई करेगा, ऐसा ही है। सवाल नंबर है बच्चों 30। यस, वेरी गुड बच्चों, जवाब देंगे। इसका क्या आंसर है? 30वां सवाल। सोचने समझने का आपको समय देता हूं, करिए। अच्छा राकेश जी, बी ऑप्शन। चलिए मैं आपका काम आसान कर देता हूं। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। हिंदी वाले भाई लिखेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। हिंदी वाले भाई लिखेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अलग से पढ़ना है पेपर में, इस पे चुन चुन के सवाल आता है थोक के भाव में, ठीक है ना। छोटा सा कंसेप्ट है, 4-5 वैरायटी है, मैं आपको सारी करवा दूंगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हम बात करेंगे केवल एरिया की, बाकी कोई बात इस पे नहीं करेंगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज नाम से ही क्लियर है। अगर कोई बच्चा नाम को ही ढंग से पढ़े तो उसे पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। कैसा समकोण त्रिभुज बनाना है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। अब दो भुजाएं बराबर हों, इसका क्या चक्कर है? इसका मतलब यह हुआ कि भैया वो हाइपोटेनस तो बराबर होगा नहीं। हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी भुजा होती है इस प्रकार से, जैसे आपके सामने मेरे दोस्तों ये ट्राइंगल एबीसी है, एक ऐसा त्रिभुज है, राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, हाइपोटेनस कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर इसकी दोनों लेग्स बराबर हो जाएं, दोनों 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं बराबर हो जाएं, तो इसी को हम कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों 90 डिग्री बनाने वाली साइड इक्वल है। भाई ये 90 डिग्री है तो बाकी दोनों कोणों का सम भी 90 होगा।
यानी कि बाकी दोनों कोण 90 है, दोनों बराबर हो जाएंगे, आधा आधा 45 45 डिग्री। ये भी 45 डिग्री का होगा बच्चों, और ये भी 45 डिग्री का ही होगा। 45 45 और 90 डिग्री। बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई अगर इसका हाइपोटीनस यानी कि कर्ण एच है, सुनना मेरी बात, अगर मैं मानता हूं कि मान इसका हाइपोटीनस एच है, तो आप हमें यह बताओ बच्चों कि इसकी ये दोनों साइड कितनी होगी। अगर इसका हाइपोटीनस एच है तो इसकी ये दोनों भुजाएं कितनी होंगी? जवाब दें जल्दी से। अगर कर्ण एच है तो ये दोनों भुजाएं कितनी होगी? आपको पता है 45 45 90 डिग्री अगर ट्राइंगल है तो साइड का रेशियो 1:1:√2 होता है, पढ़ाया है। 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल में साइड का रेशियो क्या होता है? 1:1:√2। कपिल बेटा इसके लिए पीछे का आपको पता हुआ होना चाहिए। 45 45 90 ट्राइंगल में साइन रूल में हमको पढ़ाया था कि साइड का रेशियो कितना होगा। अगर किसी त्रिभुज के कोण 45 45 90 डिग्री हैं तो उसकी भुजाओं का अनुपात होगा 1:1:√2। यहां पे हाइपोटेनस एच है, √2 यूनिट की वैल्यू एच है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? h/√2। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? h/√2। आपको ये याद ही नहीं है तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मदद आपकी मैं तभी कर पाऊंगा, सिखा समझा मैं आपको तभी पाऊंगा जब आपको पीछे का सब कुछ याद हो और आता हो, वरना आप कोलू के बैल की तरह बस देखते रहो। 90 डिग्री के सामने h है, बाकी दोनों कोण बराबर हैं 45 45 डिग्री, तो दोनों भुजाएं मेरे प्यारे भाई h/√2। ये h/√2 होगा और ये भी h/√2 होगा। होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर, क्योंकि ये 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल है, साइड का रेशियो 1:1:√2 होता है। ठीक है जी। तो आप मुझे बताओ कि इस त्रिभुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना निकलेगा? जवाब दो। समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होगा? किसी भी त्रिभुज का एरिया क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, तो दोनों 90 डिग्री बनाने वाली साइड है, इनकी गुणा 1/2 h/√2 गुणा h/√2, h/√2 गुणा h/√2। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? h² और नीचे हो जाएगा √2 गुणा √2 2 और 2 दूनी 4, h²/4। तो यानी कि समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज का एरिया होता है h²/4। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लो, सीधा कंसेप्ट है, ध्यान रखना है कि समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो h²/4 होता है। अगर उसका हाइपोटीनस h है तो उसका एरिया होगा h²/4। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट बात, अगर मैं आपसे कहूं कि समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज का पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होगा? बताइए। पेरीमीटर यानी कि परिमाप होता है बच्चों तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजाओं को जोड़ूंगा, इसको तो आएगा पेरीमीटर। अब आप मुझे खुद बताओ, h/√2 प्लस h/√2 और प्लस h, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर प्लस h, h/√2 प्लस h/√2 प्लस h। अब आप हमें खुद बताएंगे क्या आ गया मेरे दोस्त? ये क्या आ गया मेरे प्यारे भाई? h/√2 प्लस h/√2 क्या आएगा? 2h/√2। ये 2h/√2 हो गया कि नहीं हो गया? अब √2 से 2 कटेगा कितनी बार? √2 बार। √2 से 2 कटेगा √2 बार, √2h प्लस h। ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना? यहां से h कॉमन आ गया, h आ गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा? √2 + 1। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर किसी समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज का हाइपोटीनस h है तो उसका पेरीमीटर होगा h × √2 + 1, h × √2 + 1, h × √2 + 1, h × √2 + 1। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिए फटाफट। ये कंसेप्ट है, फटाफट फटाफट उतार लो कि अगर किसी समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज का आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का कर्ण h है तो उसका एरिया होता है h²/4, उसका हाइपोटीनस होता है h/√2 + 1। एरिया h²/4, हाँ पेरीमीटर परिमाप h × √2 + 1। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आया? आप पे निर्भर करता है लक्ष्य भाई।
चलिए अब सवाल करेंगे इस पे। सवाल नंबर 30 जल्दी से करके बताइएगा बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट सब बालक करके बताएंगे हमें। अच्छा विकी, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एरिया 125 है, इसके कर्ण की लंबाई बताओ। भी कंसेप्ट समझा था कि एरिया होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनस अगर एच है तो उसका एरिया एच स्क्वायर बटे 4 होगा। इसकी वैल्यू सवाल में 125 बोली है, तो 4 की जब इधर गुणा होगी तो ये आ जाएगा 125 चौका 500, ये 500 आ गया। तो अंडर रूट लेंगे तो 500 का मतलब 100 गुणा 5, तो 100 का अंडर रूट 10 आ जाएगा, 5 का रूट 5, तो हाइपोटेनस आएगा 10 रूट 5। बी ऑप्शन 10 रूट 5 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, ये बताओ। बिल्कुल आशीष जी, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 15 इंटू रूट 2 प्लस 1 है, एरिया क्या होगा? मेंस का सवाल है, मेंस के पेपर का। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 15 रूट 2 प्लस 1 सेंटीमीटर है, एरिया ये 15 ही तो हाइपोटेनस। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अगर एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण एच है, कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, तो उसका परिमाप होगा एच इंटू रूट 2 प्लस 1, ये होगा परिमाप, यही होगा। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो रूट 2 प्लस 1 तो कट गया, हाइपोटेनस क्या आ गया? 15। ये 15 हाइपोटेनस ही तो है। अगर 15 हाइपोटेनस कर्ण है तो एरिया क्या आएगा? 15 का स्क्वायर बटे 4, 15 का स्क्वायर 225, 225 को 4 से भाग दूंगा तो 56.25, 56.25। 200 बटे 4 50 हो गया, 25 बटे 4 6.25 हो गया, 56.25 मात्र 1 सेकंड में कर लेंगे। ठीक है जी, आगे चलेंगे। ये बताओ क्या बेहतरीन सवाल है बच्चों, एमटीएस 2022 के पेपर में आया है, ये बनाएं। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? उसका एरिया 200। वैसे एमटीएस के पेपर में ज्योमेट्री के सवाल आते नहीं है, बट ये आ गया गलती से। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा जिसका एरिया 200 है? करो, और आंसर भी अप्रोक्स में दे रखे बच्चों। आप जानते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है? एच स्क्वायर बटे 4, ये 200 है। अब 4 की 200 में गुणा होगी 800, 200 चौका 800, 800 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 800 का अंडर रूट आ जाएगा 20 रूट 2। अभी 400 400 गुणा 2 हो गया, 400 का 20 और 2 का रूट 2, 20 रूट 2। ये हाइपोटेनस आ गया मेरे दोस्तों, हाइपोटेनस 20 रूट 2। आपसे पूछा परिमाप, परिमाप होता है एच इंटू रूट 2 प्लस 1। परिमाप है जी एच इंटू रूट 2 प्लस 1, ये परिमाप है। अब हाइपोटेनस यहां पे ऑलरेडी 20 रूट 2 है। हाइपोटेनस की लंबाई कितनी है? 20 रूट 2। यह आ गया परिमाप त्रिभुज का पेरीमीटर। एच इंटू रूट 2 प्लस 1 पेरीमीटर है मेरे प्यारे भाई। हाँ, एरिया है एच स्क्वायर बटे 4 जो 200 दिया है, तो एच स्क्वायर 800, 800 का अंडर रूट 20 रूट 2। 20 रूट 2 की जब गुणा होगी रूट 2 में तो कितना आएगा? 40 प्लस 20 रूट 2 की 1 में गुणा होगी 20 रूट 2। अच्छा रूट 2 कितना होता है? रूट 2 होता है 1.414। 20 रूट 2 की जब गुणा होगी, 20 रूट 2 का मतलब हो गया 28.28, तो आ गया 68, 68 पॉइंट समथिंग आएगा पहला ऑप्शन, 68 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। $68.28 अप्रोक्स में ऑप्शन नंबर 1 करेंगे बच्चों। अगला सवाल बनाएं, ये बताइएगा जल्दी से। सवाल दिल्ली पुलिस के पेपर में आया था, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, बनाओ। कौन करेगा? उस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 16 है? एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होगा जिसका परिमाप 16 है? परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एच इंटू रूट 2 प्लस 1। परिमाप 16 है। हालांकि ये दोनों तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते हैं, बी और सी, ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उससे हाइपोटेनस क्या आएगा? यहां से हाइपोटेनस आएगा 16 बटे रूट 2 प्लस 1।
तो एरिया क्या आएगा, सॉरी हाइपो, ये रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर नीचे √2 - 1 से गुणा, ऊपर नीचे तो √2 - 1 से गुणा होगी ना, √2 - 1 से नीचे एक हो जाएगा, √2 + 1 √2 - 1 एक हो गया, ठीक है ना, √2 + 1 √2 - 1 एक हो गया ना, 2 - 1 एरिया आएगा H²/4, इसका स्क्वायर करेंगे 16 का स्क्वायर, √2 - 1 का स्क्वायर और बटे 4। बस आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन आ गया, अब 64, 64 आएगा। 16 का स्क्वायर 256 को 4 से भाग करेंगे 64, √2 - 1 का स्क्वायर क्या आएगा, अब a - b का स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, √2 का स्क्वायर 2, 2 और 1 3 -2ab, 2 का मतलब 2√2, तो 64 × 3 - 2√2 ये आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। खत्म। दिल्ली पुलिस के पेपर का सवाल था एज इट इज, करिए बच्चों। एक सवाल बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, बस यहां पे वेरिएबल है और कुछ भी नया नहीं, करके बताओ कमेंट्स में सब लोग, सब लोग कमेंट्स में करके बताएंगे बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, मैं नहीं करवाऊंगा इस सवाल को बिल्कुल भी, ठीक है ना। 34वां करो। गुड भाई, एक तरफ से सब बच्चों का आंसर आ गया बी ऑप्शन,
बी। जैसे सवाल आपका 33 है बिल्कुल वैसे ही 34 है, बस वहां 16 है और यहां 2P लिखा हुआ है। आगे चलेंगे। 35वां सवाल मेरे दोस्तों, 3 क्वेश्चन और हैं उसके बाद ये चैप्टर समाप्त होता है जी। ये सवाल 2019 के मेंस के पेपर में आया था। देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाएंगे। मेंस के पेपर का एज इट इज। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी और त्रिभुज एबीसी का परिमाप 12 इंटू 2 प्लस रूट 2 सेंटीमीटर है। दी भुजा बीसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई की रूट 2 गुनी है बीसी की लंबाई। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया ज्ञात करें। इस सवाल में कहीं भी यह नहीं बोला गया है कि ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा सवाल की कंडीशंस को पढ़कर। एक त्रिभुज में ए बी ए सी दो भुजाएं बराबर हैं, ए बी ए सी बराबर है। बची तीसरी भुजा। तीसरी भुजा की जो लंबाई है वो ए बी की लंबाई का रूट 2 गुना है। अगर ये है जो मैंने ग्रीन ग्रीन किया, अगर ये दोनों बात सत्य हैं तो तभी पॉसिबल है जब हमारा त्रिभुज एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो। क्लियर है? आप बोलोगे सर कैसे? कि भाई यहां पे ए बी और ए सी इन दोनों की लंबाई तो बराबर बोला है और बीसी की जो लंबाई है वो ए बी का रूट 2 गुना है, यानी कि ए बी की लंबाई अगर 1 है तो बीसी की लंबाई रूट 2 गुना रूट 2, ये भी तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1:1 रूट 2 का रेशियो है। यानी कि कैसा ट्राइंगल है? ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। समझ में? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। आपसे पूछा इसका एरिया, आपको इसका परिमाप दिया है 12 गुणा 2 प्लस रूट 2। अभी दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूले से करो या फिर आप यहां पे सीधा सीधा ऑब्जर्व कर सकते हैं। सीधा सीधा ऑब्जर्व। 12 इंटू 2 प्लस रूट 2 का मतलब क्या है? 12 दूनी 24, 12 प्लस 12 प्लस 12 रूट 2। ये तो मतलब है बच्चों, यही तो मतलब है इस बात का। 12 इंटू 2 प्लस रूट 2 का यही तो मतलब है। 12 दूनी 24, 24 का मतलब 12 प्लस 12, यानी कि ये दोनों भुजाएं, ये भी 12 है ये भी 12 है और ये है रूट 2 गुना बीसी जो ए बी का रूट 2 गुना 12 रूट 2। मुझे तो डायरेक्ट ही पता लग गया, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से, किताबुद्दीन भाई समझ में आया? तो जरूर नहीं कि हम हर बार तोते की तरह फॉर्मूला ही रट के काम चलाएं। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के भी चीजों को जल्दी कर सकते, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके। समझ में आ गई बच्चों बात? आप बोलोगे हां जी सर आई। इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 है ये 12 है, तो एरिया आ जाएगा 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, तो 144/2 यानी कि 72। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है 72। जी प्रिंस, मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया। तो ये सारी वैरायटी थी जो मैंने आपको करवाई। आगे चलते हैं, करेंगे नेक्स्ट अगला सवाल। सवाल नंबर 36 बोला है एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल सी बराबर 90। स्पेशल सवाल है मेरे प्यारे भाई। एबीसी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल सी 90 है। ये देखते हैं। ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल सी 90, यानी कि दोनों भुजाएं बराबर है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। बोला डी ए बी पर कोई पॉइंट है तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर किसके बराबर है? अब सुनो बेटा, अगर आप इस सवाल को बेसिक से करेंगे तो आपको एक्स वाई मान के लेंथ लेके फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूं पूरी ज्योमेट्री में कहीं भी ये लाइन आए, मैंने पहले भी कुछ सवाल करवाए हैं लेकिन पहले मैंने आपको ये तरीका नहीं सिखाया क्योंकि इससे पहले आप लोगों का दिमाग बिल्कुल विकसित नहीं था। आपका दिमाग एक गधे की स्टेट में था। तो पहले मैं बताता तो आप गुस्सा हो जाते, चिल्लाने लगते। आप लायक नहीं थे कि पहले मैं आपको ये बताता। आज बता रहा हूं, कहीं भी पूरी ज्योमेट्री में आप ये लाइन देखो मेरे प्यारे भाई कि डीच एनी पॉइंट, जहां भी देखो डीच एनी पॉइंट ने भी एनी पॉइंट, एनी पॉइंट का मतलब एनी पॉइंट, आप अपनी मर्जी से पॉइंट डी को कहीं भी ले सकते हो।
ये त्रिभुज एबीसी है, बोला है ये त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, साइड ए बी पर कहीं पॉइंट डी है, तो एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर क्या होगा? आप पॉइंट डी को अपनी मर्जी से कहीं भी ले सकते हो। जब आपको सवाल में दिया जाए कि डी ए बी पर कोई बिंदु है, कोई मतलब कहीं भी, डी यहां भी हो सकता है, डी यहां भी हो सकता है, डी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तो आप डी को ऐसी जगह लो जहां से आपकी जो है मेरे दोस्तों कैलकुलेशन कम से कम रहे, आसान रहे। तो मैं डी को ले लेता हूं मेरे दोस्तों पॉइंट बी के ऊपर। मैंने पॉइंट बी के ऊपर ही पॉइंट डी को ले लिया। आपको यहां पसंद आया, आप यहां ए ले लो, ए के ऊपर ले लो, आप बीचों बीच में ले लो, कहीं भी लो पॉइंट डी को ए बी पे, हर जगह से आंसर सेम आएगा। जब सवाल बोल दिया कि पॉइंट डी ए बी पर कोई बिंदु है, ए बी पर, तो मैंने पॉइंट डी को ये ले लिया, बी के ऊपर ही ले लिया मैंने, यानी कि डी और बी को मैंने एक ही बना दिया। पूछा एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, आंसर जो बताना है आपको सीडी की टर्म में बताना है, सीडी की टर्म में। अच्छा, अब देखो ये जो लेंथ है सीडी है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? सीडी। अगर ये सीडी है तो एडी क्या हो गया? √2 सीडी, √2 हो गया ना। ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, साइड का रेशियो 1:1:√2, ये सीडी है, सीडी है ये लेंथ, सी से डी तक, सीडी का अंडर रूट 2 गुना है, √2 गुना होगा, तो यानी कि एडी का स्क्वायर, ए से डी तक की लेंथ है, ए से डी तक की लेंथ क्या है? √2 सीडी, √2 सीडी का स्क्वायर 2 सीडी स्क्वायर, प्लस बीडी कितना है? बी और डी तो एक ही जगह है, तो बीडी तो 0 हो गया, बी के ऊपर ही डी है, तो बीडी 0 हो गया, प्लस 0 का स्क्वायर, तो क्या आ गया आंसर? 2 सीडी स्क्वायर। ये आंसर है बी ऑप्शन, 2 सीडी स्क्वायर। ये बेस्ट तरीका है सवाल को करने का, इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड। हाँ बिल्कुल, सवाल में आप ए बी का मिड पॉइंट भी ले सकते हैं, डी आप मिड पॉइंट भी लोगे तो भी यही आंसर आएगा। मैं तो आपको बेवजह के झंझटों से बचाना चाहता हूं। मेरी शायद आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने ओवरऑल कंसेप्ट बताया जो पूरी ज्योमेट्री में कहीं भी लगेगा, कहीं भी। ठीक है भाई, जब भी कहीं सवाल आए कि डीच एनी पॉइंट ऑन ए बी, तो आप अपनी मर्जी से पॉइंट डी को कहीं भी ले लो, चाहे आप डी को ए बी का मिड पॉइंट ले लो, चाहे आप ए पर ले लो, चाहे आप मेरे दोस्तों बी पर ले लो, इच्छा आपकी है। ठीक है जी, आपको ये नहीं आया समझ में? चलो मैं काम करता हूं मेरे दोस्तों, ये भी हटाओ। ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल सी 90 है, तो हम ले लेते हैं कि पॉइंट डी ए बी पर कोई पॉइंट है, तो हम पॉइंट डी ए बी पर कोई पॉइंट है, तो मैं पॉइंट डी को ए बी का मिड पॉइंट ले लेता हूं। ये पॉइंट डी को मैं ए बी का मध्य बिंदु ले लेता हूं, मध्य बिंदु। ये पॉइंट डी को मैं ए बी का मिड पॉइंट ले लेता हूं, मिड पॉइंट। आपसे पूछा एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर क्या होगा, आप जानते हो, और आंसर बताना है सीडी की टर्म में। आप जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को मिलाना, अगर आप हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो तीनों लेंथ बराबर होती हैं, सरकमरेडियस ये सरकमरेडियस तीनों बराबर होती हैं कि नहीं? मैंने यहां पे हाइपोटेनस का मिड पॉइंट पे ले लिया, ए बी का मिड पॉइंट, तो तीनों बराबर हो जाएगा कि नहीं? बोलो, ये एडी बीडी, ये एडी बीडी और ये सीडी बराबर हो जाएगा कि नहीं? एडी बीडी सीडी बराबर हो जाएगा, तो एडी का स्क्वायर क्या आएगा? सीडी स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर भी क्या आएगा? सीडी स्क्वायर, और सीडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर 2 सीडी स्क्वायर। देखो आंसर अब भी सेम है, आप कहीं भी लो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। चलो लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई इस चैप्टर का बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 37। करो जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है फटाफट जल्दी से। बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल आया था 2012 के मेंस में, जब पहली बार ज्योमेट्री सिलेबस में ऐड हुई थी, और इस सवाल को 90% लोग नहीं कर पाए होंगे। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एसी तथा बीसी पर 2 पॉइंट डी और इस प्रकार हैं कि डी 18 सी 5 डी एंगल डी सी 90, टेंजेंट ऑफ एंगल एबीसी 3.6, तो एसी रेशियो सीडी क्या है? देखो सबसे पहले आप एक चित्र बनाओ, एक डायग्राम बनाओ। ये ट्राइंगल है मेरे दोस्तों। बच्चों मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया इस प्रकार से, ट्राइंगल ए बी सी।
स्टूडेंट, हमने आपके सामने एक त्रिभुज बना इस प्रकार से, ट्राइंगल एबीसी। बोला क्या गया है कि ट्राइंगल एबीसी की साइड, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एसी और बीसी पर, भुजा एसी पर और बीसी पर दो पॉइंट डी और ई इस प्रकार हैं कि डीई 18, सीई 5, एंगल डीईसी 90 है। ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी पर और बीसी पर दो पॉइंट डी और इस प्रकार है कि डीई 18, सीई 5। तो भाई यहां पे ई ले लेते हैं और यहां ये डी ले लेते हैं, पॉइंट डी। तो आप मुझे एक बात बताओ कि ये एंगल डीईसी 90 डिग्री का बनना चाहिए, ऐसा सवाल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। कि त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी और बीसी पर दो पॉइंट डी और इस प्रकार हैं। त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी और बीसी पर दो पॉइंट डी और इस प्रकार हैं कि एंगल डीईसी 90 डिग्री, डीईसी 90 डिग्री है, डीई 18, सीई 5। डीई की जो लंबाई है वो 18 सेंटीमीटर है, सीई की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। बोला टेंजेंट ऑफ एबीसी 3.6, यानी कि एंगल बी का जो टेंजेंट है वो 3.6 है। एंगल बी का जो टेंजेंट है, बीच में बी आ रहा है ना, इस एंगल के, इस कोण बी के टेंजेंट का जो मान है वो 3.6 है। तो आपसे पूछा है एसी से सीडी का रेशियो क्या होगा बीसीसी की टर्म में। ये सवाल है, मुश्किल सवाल है। जिस बच्चे ने पहले कर रखा है उसके लिए बहुत आसान है, जो पहली बार कर रहा है उसके लिए मुश्किल सवाल है, महा मुश्किल। अब सुनिएगा, इस एंगल का टेंजेंट 3.6 है। ये 18.5 क्यों दे रखा है मुंह फुकाने के लिए? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 18 को 5 से भाग दूंगा 3.6, यानी कि अगर मैं आपसे इस वाले एंगल का टेंजेंट कहूं निकालने के लिए, मैं आपसे कहूं कि जरा tan सी का मान बताओ, tan सी का। tan क्या होता है? लंब बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। तो इस एंगल सी के लिए सामने वाली भुजा 18 परपेंडिकुलर है, 5 बेस है, तो tan सी का मान आएगा 18/5। और 18/5 का मतलब आ गया, 18 को 5 से भाग देंगे 3.6। जब हमने गौर किया तो पता चला बात पट्टे की, भाई यहां पे ये भी 3.6 आ रहा है, ये भी 3.6, यानी कि इन दोनों ही एंगल का, एंगल बी और एंगल सी, दोनों के टेंजेंट की वैल्यू सेम है। इसका मतलब एंगल बी और एंगल सी दोनों बराबर हैं। भाई दोनों कोणों का tan बराबर कब आएगा? जब दोनों एंगल का मान बराबर हो, यानी कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके दोनों कोण बराबर हैं। ये बात एग्जामिनर ने सीधी सीधी नहीं बोली है, आपको पता करना पड़ा। और उस पता करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन स्किल मजबूत होना चाहिए, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है ना। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। ये थीटा थीटा, इसका मतलब एक ऐसा ट्राइंगल है, ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है बच्चों। दो भुजाएं, दो कोण बराबर है तो दोनों भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि एसी और बीसी दोनों की जो लेंथ है वो सेम है। एसी जो है वो ए बी के बराबर है, सॉरी, ये दोनों बराबर हो गए, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। आपसे पूछा है एसी से सीडी का रेशियो। एसी मतलब ये पूरी लंबाई और सीडी मतलब ये छोटी लंबाई, ये आपसे इनका रेशियो पूछा है। कैसे करेंगे बताओ? देखो दोस्त, ये राइट एंगल है, आंसर बताना है बीसी और सी की टर्म, मुझे इस साइड पे काम करना है। कैसे होगा? देखो ऐसे और भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, अगर आप फंस जाते हैं तो पॉइंट ए से यहां पर परपेंडिकुलर डालो। अब पॉइंट ए से भुजा बीसी पर क्या डालो? परपेंडिकुलर। ये जो पॉइंट होगा मेरे दोस्तों, ये जो पॉइंट होगा एम, ये भुजा बीसी का मिड पॉइंट होगा कि नहीं? अगर आप पॉइंट ए से भुजा बीसी पर परपेंडिकुलर डालते एम, तो ये जो पॉइंट एम होगा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड बराबर हैं, तो ये एल्टीट्यूड मीडियन भी होगा, यानी कि जो एम होगा भुजा बीसी का मध्य बिंदु होगा, यानी कि एम से सी तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी? भुजा बीसी का आधा होगी, BC/2। मैंने अपनी मर्जी से परपेंडिकुलर डाला, तो ये मीडियन है, ये परपेंडिकुलर है, मीडियन भी होगा, तो ये एम मिड पॉइंट होगा। बीएम और एमसी बराबर, एमसी की लंबाई क्या होगी? BC/2। आपको दिख नहीं रहा राइट एंगल के अंदर राइट एंगल?
कि आपको दिख नहीं रहा राइट एंगल के अंदर राइट एंगल यानी कि सिमिलरिटी। ये 90 डिग्री थीटा, दो कोण बराबर है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। अगर समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण त्रिभुज है तो छोटा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो सिमिलरिटी भी यहां पे घुसा दिया। देख रहे हैं आप कितना कलाकार सवाल है। छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं, जब सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा। आपको निकालना क्या है, एसी से सीडी का। तो इसलिए मैंने दिमाग लगाया कि बड़े वाले ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में काम करना है। बड़े वाले ट्रायंगल में एसी है और छोटे वाले ट्रायंगल में उसके करस्पॉन्डिंग सीडी है। एसी के सीडी का रेशियो क्या होगा, बड़े वाले ट्रायंगल में ये लेंथ पूरी है, यहां से यहां तक ये वाली लेंथ पूरी है, और छोटे वाले ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग है एसी। बड़े वाले ट्रायंगल में बीसी बटे 2 और छोटे वाले ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ है ईसी। बीसी बटे 2 से ईसी का रेशियो आएगा बीसी रेशियो 2सी ही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस सवाल का आंसर है सिमिलरिटी से। बीसी बटे 2 को ईसी से डिवाइड करेंगे तो बीसी बटे 2 सीई। फूल पूछ रहे हैं सीजीएल 2024 मेंस कब होगा। देखिए सीजीएल 2024 का प्री की डेट दी है उन्होंने नवंबर में। नवंबर में प्री होगा तो यानी कि आपका मेंस 2025 जनवरी में होगा, जनवरी के एंड में, यानी कि पूरे आज से 14 महीने के बाद। लेकिन सीजीएल पे ध्यान ना दे, सीजीएल से पहले इसमें एसएससी की कोई गलती नहीं कि इतना लेट पेपर क्यों हो रहा है। इसमें हमारे देश की जनसंख्या की गलती है, क्यों 140 करोड़ पैदा कर लिए, 40 करोड़ क्यों नहीं करे। 100 करोड़ फालतू के लोग हैं। मई से पेपर होना शुरू हो जाएंगे। पहले सीपीओ का पेपर होगा, सिलेक्शन पोस्ट का पेपर होगा, सीएचएसएल का पेपर होगा, एमटीएस का पेपर होगा, हर महीने पेपर होंगे। अब एक पेपर को करवाने में 1 महीना तो लगता ही है ना। नहीं पंकज, आप पिछला पढ़े ही नहीं हैं। हाईएस्ट लेवल है ये। सिमिलरिटी पढ़ी है पंकज आपने, सिमिलरिटी। इस बार क्या हुआ, इस बार सीजीएल का पेपर सबसे पहले करवा लिया, सीजीएल के बाद उन्होंने सीएचएसएल करवाया, सीपीओ करवाया, एमटीएस करवाया। इस बार उल्टा कर रहे हैं वो 2024 में। 2024 में सीजीएल से पहले सारे पेपर करवा रहे हैं। पहले सीपीओ करवा रहे हैं, एमटीएस करवा रहे हैं, सिलेक्शन पोस्ट करवा रहे हैं, और सीजीएल सबसे आखिर में करवा रहे हैं। तो ये आगे पीछे चलता रहता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, आसान सवाल नहीं है। 100 में से 90 बालक इस सवाल को पेपर में नहीं कर पाएंगे, 100 में से 10 बालक ही कर पाएंगे, कि थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। 2 सवालों को मिक्स कर दिया है। पहले तो आपको यह पता लगाना होगा कि यहां कौन बी और कौन सी बराबर हैं। उसके बाद मेरे दोस्तों यहां पे आप लंब डालेंगे, छोटे बड़े ट्रायंगल समरूप हैं, टेंजेंट स्पर्श रेखा पंकज। सिमिलरिटी लगाएंगे तो एसी से डीसी का रेशियो क्या आएगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग संगत भुजा BC/2 और ये EC। सीटी फीटी नहीं होगा। जी फैजान, हाँ जी फैजान हो जाएगा। टेंजेंट पंकज, टेंजेंट स्पर्श रेखा, ये सर्कल है, एक ऐसी लाइन जो वृत्त को टच करती हुई जाए, इसको बोलते स्पर्श रेखा, टेंजेंट, TANGENT। पंकज बहुत हालत खराब है बेटा, जैसी हालत है प्री की कट ऑफ इतनी हाई जाने लगी है कि मेंस तो दूर प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आजकल के इन जमाने में प्री का पेपर क्वालिफाई करना भी एक जंग बन गया है। आपको मैं शायद बता दूं कि 2016 में जब ऑनलाइन पेपर होना शुरू हुआ था ना, उससे पहले 2015 में जब पेपर होता था तो 200 नंबर में से प्री की जो कट ऑफ थी वो 96 नंबर थी, 96।
200 में से प्री की कट ऑफ क्लियर करने की 96 थी। और पेपर का लेवल घटानी है, पेपर का लेवल आज भी उतना ही है, बल्कि और बढ़ गया है। और आज प्री की कट ऑफ कितनी है? 150। 200 में से आप खुद ही देख लो। 2016 की बात कर रहा हूं, 2015 की। 700 नंबर का पेपर होता था, 700 में से 496 नंबर पे एक्साइज इंस्पेक्टर मिल गया था। एक्साइज इंस्पेक्टर 496 पे। 520 नंबर पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गया था। आज कोई नंबर इतने लाकर दिखाओ, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो छोड़ो, ऑफिस में पोंछा मारने की पोस्ट भी नहीं मिलेगी। पोंछा मारने की कट ऑफ बहुत हाई पहुंच गई है, और ये कट ऑफ लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि बालक पढ़ने वाले हैं, रिपीटेड बालक पेपर देते रहते हैं, रिपीट बालक ही। आप लोग ले रहे हो हल्के में, मजाक में। पेपर ने मजाक बना के रख दिया लड़कों का। पूछ के तो देखो जो लड़के तैयारी कर रहे हैं। पहले के टाइम पे ऑफलाइन पढ़ते थे ना, तो टीचर उतने अच्छे थे। पहले के टाइम पे सिलेबस कम था, कंसाइज था, कम पढ़ना पड़ता था, कंपटीशन कम था, कम बच्चों को अवेयरनेस थी, रिसोर्सेस नहीं थे। अब हर बच्चा ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे बढ़िया पढ़ रहा है सारे ही सब्जेक्ट, तो कट ऑफ तो बढ़ेगी। पेपर का लेवल कम नहीं हुआ, पेपर का लेवल लगभग उतना ही है। देख लो, ये हाल देख लो। ये लगातार बढ़ता है। आज 150 कट ऑफ है। ये देख लो कि 2 साल बाद किसी भी एग्जाम की प्री की कट ऑफ होगी 170 कट ऑफ। ये देख लो आप, 2 से 3 साल बाद। मैं वास्तविकता बता रहा हूं, और आप हल्के में ले रहे हो, मजाक कर रहे हो। हाँ जी प्रकाश। ठीक है, चलिए। स्टूडेंट एडवांस हो गए हैं। इसका केवल एक ही कारण है कि स्टूडेंट एडवांस हो गए हैं। जो कमजोर है वो नीचे भीड़ में रौंद दिया जाएगा, उसको कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे इसके आगे। बाय।